नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब का यह अंक शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक जानकारी साझा करना चाहता हूं। हिसाब किताब की शुरुआत 3 साल पहले हुई थी, जब मैंने लिंक्डइन पर हर रविवार को एक न्यूज़लेटर को प्रकाशित करने की शुरुआत की थी। और मुझे आज ये जानकारी साझा करते हुए खुशी हो रही है कि उस न्यूज़लेटर का 150वां संस्करण आज छपा है। इसके 1.5 साल बाद मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया और आज 75 से ज़्यादा वीडियो हम हिसाब किताब के बना चुके हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हिसाब किताब कैसे लगता है, क्या इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है, या कोई और भी आपका सुझाव हो तो कृपया अपने कमेंट बॉक्स में ये डालकर हमें बताइए। अब हम शुरू करते हैं आज का हिसाब किताब। और हिसाब किताब में पिछली बार भी मैंने आपको एक खुशखबरी दी थी कि रिज़र्व बैंक ने जो डिविडेंड दिया है सरकार को, वो कैसे आपके लिए भी अच्छी खबर है। और अब लगातार दूसरे हफ्ते भी एक अच्छी खबर आई है। अच्छी खबर ये आई है कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी के जो आंकड़े शुक्रवार को सरकार ने जारी किए हैं, वो आंकड़े कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की जो विकास की दर है या ग्रोथ रेट है, वो पिछले पूरे साल में 6.5% रही, 6.5% रही है। तो ये जो ग्रोथ रेट है ये 4 साल में सबसे कम है। फिर भी ये आपके लिए, शेयर बाज़ार के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर क्यों है, ये आज हम समझेंगे हिसाब किताब में। लेकिन ये समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि जीडीपी आखिर होता क्या है। तो देखिए, जीडीपी क्या होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो परीक्षा परिणाम है। जैसे अगर आपने साल भर पढ़ाई की और परीक्षा दी और फिर जो रिज़ल्ट आता है उसका आप इंतज़ार करते हैं, तो अर्थव्यवस्था का भी जो एनुअल रिज़ल्ट आता है वो आता है मई के महीने में, आखिरी जो भी शुक्रवार होता है उस दिन आता है। तो ये परीक्षा परिणाम ये कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5% यानी 6.5% से ग्रो किया है। तो ये रिज़ल्ट कैसे निकाला जाता है? ये रिज़ल्ट ऐसे निकाला जाता है कि देश भर के जितने भी लोग हैं, जितनी भी कंपनियां हैं और सरकार, ये मिलाकर जो कुल खर्च करते हैं पूरे साल भर में, उसका जो कुल जोड़ बनता है उसको आप कह सकते हैं आसान भाषा में जीडीपी। मान लीजिए कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का जीडीपी, मतलब ये इन तीनों मैंने जो अलग अलग वर्ग कहे, लोग, सरकार, कंपनियां, इनके खर्च का कुल जोड़ अगर बनता है मान लीजिए 100 रुपया, तो जो इस बार रिजल्ट आया है यानी 31 मार्च 2025 को रिजल्ट जो आया है, या 24-25 जिसको वित्त वर्ष हम कहते हैं क्योंकि वो अप्रैल से शुरू होकर मार्च में ख़त्म होता है, तो अब वो भारत की जो जीडीपी है उसका जोड़ जो पहले 100 रुपया था वह अब हो गया है 106 रुपया 50 पैसे। मतलब ग्रोथ रेट रहा है 6.5%। तो मैंने ये कहा कि ये जो ग्रोथ रेट है ये कम है। और पिछले 6 महीने में अगर आप पहली 6 महीने छोड़ देंगे तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार बहुत ही धीमी हो गई थी, खास करके पहले और दूसरे क्वार्टर में। लेकिन इसने तीसरे क्वार्टर से तेज़ी पकड़ी और इसका ये परिणाम हुआ कि जहां 6.3% का अनुमान था वो 6.5 पर जाकर रुका, जो ग्रोथ रेट भारत का रहा है। तो अब ये अच्छी खबर क्यों है? तो देखिए, जब मैंने कहा ना कि जीडीपी जब बढ़ता है तो आपको फ़ायदा ये होता है कि आपकी आमदनी बढ़ती है, आपकी सैलरी बढ़ती है, आपकी आय बढ़ती है, नौकरियों के अवसर बनते हैं, रोज़गार के नए नए अवसर बनते हैं, कंपनियों, मतलब लोग पैसा खर्च कर पाते हैं क्योंकि उनकी आमदनी बढ़ रही है, तो कंपनियों का भी मुनाफा बढ़ता है क्योंकि लोग उनका सामान या उनकी सर्विस खरीद रहे हैं। और इस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था का एक तरह से पहिया चलता रहता है। तो जैसा मैंने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में पहले 6 महीने में मंदी की तरफ हम बढ़ रहे थे और आखिरी के 6 महीने में, खास करके आखिरी क्वार्टर में, थोड़ी रफ्तार इकोनॉमी में पकड़ी है। इसलिए अब ये उम्मीद बनी है कि ये जो है अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर ये भी है अर्थव्यवस्था के लिए कि महंगाई जो है वो काबू में आ गई है। तो अब रिज़र्व बैंक का जो जून में भी बैठक होनी है, अभी इसी हफ्ते जो बैठक होनी है, ये उम्मीद की जा रही है कि वो ब्याज दरों को कम करेंगे। पहले भी कम किया है, अब भी कम करेंगे। इससे आपकी ईएमआई भी कम होगी, कंपनियों के लिए भी कर्ज लेना आसान होगा, वो नए नए प्रोजेक्ट
लगा सकते हैं। तो कुल मिला के ये गुड न्यूज़ जो चल रही है वो रिजर्व बैंक भी उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि अगले हफ्ते में गुड न्यूज़ देगा रेट कट के माध्यम से, और रेट कट होगा तो आपके लिए भी ईएमआई कम हो सकती है, या अगर आप कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए ईएमआई कम देनी पड़ सकती है, क्योंकि कर्ज पर जो ब्याज है वो कम हो जाएगा। तो सवाल ये है, आप कहेंगे कि भाई भारत अगर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तो भारत के लोग गरीब क्यों हैं? तो उसका जवाब इस तरह से है कि अगर अमेरिका नंबर 1 पर है, चीन नंबर 2 पर है, जर्मनी नंबर 3 पर है और भारत इस साल चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा, लेकिन इसमें फ़र्क है। जीडीपी अगर हमारे खाने की एक थाली हुई तो हमारी जो थाली है उसमें जितना खाना है उससे 5 गुना ज़्यादा, 5 से 6 गुना ज़्यादा लगभग खाना जो है वो चीन के पास है। लोग भारत और चीन में लगभग बराबर है, थोड़ा कम ही है बल्कि चीन में, लेकिन आप सोचिए कि जब खाने वाले ज़्यादा हैं और चीन की थाली हमसे 5 गुना बड़ी है। अमेरिका से मैं अगर तुलना करूं तो अमेरिका में जो जीडीपी की थाली है अगर, तो वो कम से कम 8 गुना बड़ी है, और अमेरिका की जो आबादी है वो हमसे 1/5 है। मतलब अमेरिका के जो लोग हैं या उनके प्रति व्यक्ति जो आय है वो हमसे 30 गुना ज़्यादा है। तो इसलिए हम बड़ी अर्थव्यवस्था ज़रूर बन रहे हैं, लेकिन हमारी प्रति व्यक्ति आय में अभी भी रैंकिंग जो है 140 के पार है। तो चौथी या पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना ही काफ़ी नहीं है। जब तक लोगों की आमदनी नहीं बढ़ती है तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर आमदनी बढ़ेगी कैसे? प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 तक भारत को हम विकसित भारत बना देंगे, मतलब भारत के लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी। तो वो कितनी बढ़नी होगी? वो कम से कम अभी जितनी आबादी है उससे 5 से 6 गुना उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, और इसके लिए जो ग्रोथ रेट है वो होना चाहिए 7% से अधिक या 7 से 8% से अधिक अगले 22 वर्षों तक। तो क्या ये संभव है? संभव तो है, लेकिन जैसे जैसे हमारी थाली का आकार बढ़ता जाएगा, ग्रोथ रेट 7% से अधिक रखना, क्योंकि पहले तो हमारी थाली छोटी है, तो छोटी थाली में और ग्रोथ करना, उसमें और अन्न डालना तो आसान है। लेकिन आप देखते होंगे कि चीन का ग्रोथ रेट 5% है या अमेरिका का 2 से 3% के बीच में रहता है, क्योंकि उनका आकार बहुत बड़ा है। तो जैसे जैसे आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस ग्रोथ रेट को बना के रखना मुश्किल होता है, लेकिन वो हो सकता है अगर हम रिफॉर्म करें, अगर हम आर्थिक सुधार करें, नए नए अवसर दे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने का, तो ये संभव है। पर ऐसा नहीं है कि इतना आसान भी है कि आप विकसित भारत बन जाएंगे या आप उसकी तक पहुंच जाएंगे। मैंने कहा ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुमकिन करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो हिसाब किताब में आज के लिए इतना ही। हमने ये कोशिश की कि जीडीपी क्या है, जीडीपी जो बढ़ा है, जो आंकड़ा आया है, वो कैसे शेयर बाज़ार के लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, कंपनियों के लिए अच्छा है, ओवरऑल अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, क्योंकि अगले साल जो ये आंकड़ा है वो लगभग इसी रेंज में रहने की ज़रूरत है, रहने की अनुमान है सरकार का कि 6.3 से 6.8, मतलब जितना इस साल रहा है, मतलब जो पिछला वित्त वर्ष है उसी रफ्तार से इस साल भी ये बढ़ेगा। पर जैसा मैंने कहा कि अगर विकसित भारत बनना है तो ये ग्रोथ रेट 7 से 8% के बीच होने की आवश्यकता है। मतलब ये जो आंकड़ा आया है शॉर्ट टर्म में अच्छा है, लेकिन लंबे समय तक हमें ग्रोथ और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हिसाब किताब का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है हिसाब किताब के बारे में, तो कृपया उसको डालिए आप कमेंट बॉक्स में। मेरा प्रयास होगा उसका जवाब देने के लिए। एक और सूचना कि मैं अगले 2 हफ्ते तक हिसाब किताब का वीडियो नहीं बनाऊंगा। फिर से आपसे भेंट होगी जून के तीसरे हफ्ते में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।